हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि JVM क्या होता है, तो उसके मैंने आपको फ्रेंड्स समझाया था JVM के बारे में। और फ्रेंड्स, जैसा कि JVM का आधा पार्ट समझाना रह गया था, तो उसे मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये उसी JVM वीडियो का पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो से देखने से पहले उस वीडियो को नहीं देखा तो उस पार्ट 1 को आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि JVM का आर्किटेक्चर है, इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वाला पार्ट समझा दिया था, क्लास लोडर सबसिस्टम क्या होता है। उसके बाद फिर स्टैक एरिया में, मेमोरी एरिया में मैंने आपको मेथड एरिया और हीप एरिया बता दिया था। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बाकी जितनी भी चीज़ बच गई थी, स्टैक एरिया, PC रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक, इन सबको आपके आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप सिंपली उस पार्ट 1 को देख लीजिए और उसके बाद फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेथड एरिया के अंदर हमेशा क्लास लेवल डेटा ही स्टोर होता है, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल, उसके बाद फिर वेरिएबल इन्फॉर्मेशन, मेथड इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन, मॉडिफायर इन्फॉर्मेशन। और हीप एरिया के अंदर फ्रेंड्स हमेशा अरे डेटा, अरे ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल ही स्टोर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं स्टैक एरिया से। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टैक एरिया सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्टैक एरिया के अंदर जब भी कोई एक थ्रेड आती है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट रन टाइम क्रिएट किया जाता है। मीन्स हर थ्रेड के लिए इसमें एक अलग रन टाइम क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड 1, थ्रेड 2 करके थ्रेड n तक दी, मीन्स अनलिमिटेड तक जाती है। मीन्स जितनी भी थ्रेड आएगी उसके लिए एक अलग रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उसी एक ही थ्रेड के अंदर सब कुछ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे भी कोई एक मेथड कॉल होगी तो उसके लिए इस एक फ्रेम यूज़ होगी, फिर अगली मेथड कॉल के लिए दूसरी फ्रेम यूज़ होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर मेथड कॉल के लिए अलग अलग फ्रेम यूज़ होगी, तो इसे कहते हैं स्टैक फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया कि स्टैक एरिया के अंदर क्या होता है कि हर थ्रेड के लिए अलग अलग रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं और हर इन्वायरमेंट फ्रेम में बटे हुए रहते हैं, जैसे एक स्टैक फ्रेम 1, 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप समझते हैं स्टैक एरिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टैक एरिया में क्या होता है, सिंपली बची कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है। जैसे कि मैं आपको बताया कि क्लास लेवल डेटा यहाँ मेथड एरिया में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ स्टोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, बची कुछ चीज़ें जैसे कि लोकल वेरिएबल होता है, उसके बाद फिर हमारा पार्शियल रिजल्ट होता है, उसके बाद फिर डेटा रहता है मेथड का जो कि इन्वोकेशन और रिटर्न के लिए यूज़ होता है, वो सब यहाँ पे स्टोर होता है। फिर इन्वोकेशन और रिटर्न के लिए डेटा यूज़ होना मीन्स जो भी मेथड को डेटा लगता है, मीन्स इन्वोकेशन मीन्स आमंत्रण और रिटर्न मतलब भेजना। तो फ्रेंड्स, जो भी आना जाना डेटा का लेता है वो सब यहाँ स्टोर होता है। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्टैक एरिया के साथ जो भी बची कुछ चीज़ें वो सब स्टैक एरिया के अंदर स्टोर होती है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि हर एक थ्रेड के लिए अपना अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जैसे कि थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। मतलब अगर यहाँ पर 10 थ्रेड आती है तो 10 थ्रेड के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थ्रेड स्टैक एरिया है शेयरेबल नहीं होता है, तो ये थ्रेड सेफ होता है। मीन्स इसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ जाता है वो थ्रेड सेफ होता है, क्योंकि ये शेयरेबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं PC रजिस्टर को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टैक एरिया में हर थ्रेड के लिए अलग इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर थ्रेड के लिए अलग अलग PC रजिस्टर भी क्रिएट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे जैसे कि जितनी भी थ्रेड आई उनके लिए सबके लिए एक अलग रजिस्टर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो PC रजिस्टर क्या होता है तो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिंपल एक रजिस्टर वर्ड से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स क्या होते हैं कि जो भी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसके एड्रेस को होल्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर PC रजिस्टर का काम भी यही है, होल्ड द करेंट एग्जीक्यूशन एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स जो भी करेंट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस होल्ड करने का काम। ठीक है फ्रेंड्स। और फॉर एग्जांपल इस PC रजिस्टर 1 में किसी एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे होल्ड करा है। ठीक है। और अगर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो आने वाली इंस्ट्रक्शन है उनका एड्रेस वो होल्ड कर लेता है। तो फ्रेंड्स, PC रजिस्टर में क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता है, जो भी करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है उसका एड्रेस हमेशा PC रजिस्टर में लोड होता है। और अगर एक कोई करेंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो उसके बाद आने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें लोड हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो PC रजिस्टर है ये भी शेयरेबल नहीं होता और ये भी थ्रेड सेफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम समझते हैं नेटिव स्टैक को।
तो फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट फेज होता है मेमोरी एरिया का, वो होता है नेटिव मेथड स्टैक। तो फ्रेंड्स नेटिव मेथड स्टैक क्या करता है, सिंपली जो नेटिव मेथड इन्फॉर्मेशन है उससे होल्ड करके रखता है। मीन्स नेटिव मतलब जो भी देसी, मीन्स नेटिव मेथड जितनी भी रहती है उन सबकी इन्फॉर्मेशन को, नॉट मेथड को, उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। और फ्रेंड्स ये जो होता है, ये इसमें भी हर एक थ्रेड के लिए अपना एक अलग नेटिव मेथड स्टैक होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें अलग थ्रेड हो, इसमें भी जैसे कि थ्रेड अलग अलग फ्रेम होती है, फिर हर रजिस्टर के लिए एक थ्रेड होता है। तो वैसे इसमें हर नेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए अपना एक अलग थ्रेड, अपना एक अलग नेटिव मेथड स्टैक होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर और नेटिव मेथड स्टैक क्या रहे हैं। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स नेटिव स्टैक एरिया में क्या होता है, सिंपली जो भी बची कुछ चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे क्लास लेवल डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह स्टोर होते हैं। तो जो भी बची कुछ चीज़ होती है वो यहाँ स्टोर होती है, जैसे कि अपना लोकल वेरिएबल हो गया, उसके बाद फिर पार्शियल रिजल्ट हो गया, उसके बाद फिर डेटा हो गया, मेथड के लिए जो भी इन्वोकेशन और रिटर्न के लिए यूज़ होता है वो सब यहाँ स्टोर होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स पीसी रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है पीसी रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स। और नेटिव मेथड स्टैक में क्या होता है, जो भी नेटिव मेथड रहती है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होल्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये दोनों जो क्या होते हैं थ्रेड सेफ होते हैं, मतलब ये दोनों शेयरेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम समझते हैं सिंपली एग्जीक्यूशन इंजन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि JVM के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो एग्जीक्यूशन इंजन ही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊपर जो थी वो लोडिंग थी, उसका फिर मेमोरी एरिया, तो ये सब चीज़ें तो एक मेमोरी एरिया को एलोकेट होना, फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट भी मेमोरी एरिया के अंदर आता है, उसका फिर क्लास को लोड लेना, वो सब ऊपर एक नॉर्मल काम है। बाकी मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी एग्जीक्यूशन इंजन में एग्जीक्यूट होता है। मीन्स जो भी क्लास लोडर और मेमोरी एरिया के द्वारा जो यहाँ बाइट कोड सेट हुआ है उसे पीस बाय पीस मीन्स टुकड़ों में यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन इंजन भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है इंटरप्रेटर, दूसरा है GIT कंपाइलर, GIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है फ्रेंड्स। उसका जो लास्ट आता है वो गार्बेज कलेक्शन आता है। तो फ्रेंड इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारी जो भी बाइट कोड है उसे इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरप्रेट तो ये बहुत फास्ट करता है लेकिन उसे एग्जीक्यूट बहुत स्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज भी है कि जैसे कोई भी सेम मेथड अगर बार बार कॉल हो रही हो तो उसे ये बार बार इंटरप्रेट करेगा। मीन्स इससे कोई एक मेथड अगर हर बार कॉल हो रही है तो उसे बार बार इंटरप्रेट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इसके डिसएडवांटेज को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया .java एक्सटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स। उसको फिर आप जब कंपाइल करोगे तो एक .class फाइल क्रिएट होगी और फिर जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में उसी को रन करोगे तो .class फाइल रन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जब एक बार .class फाइल क्रिएट हो गई है तो आप उसी प्रोग्राम को बार बार रन करोगे तो वो उसी .class फाइल को रन होके आपको आउटपुट शो करेगा। मीन्स आपको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो फ्रेंड्स इंटरप्रेटर में उसका उल्टा है। यहाँ पे उसी तरह के एग्जांपल का उल्टा समझ लो कि यहाँ पे हर कोई सेम मेथड बार बार कॉल हो रही है तो यहाँ पे हर बार नए तरीके से इंटरप्रेट करेगा। उसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि अगर हम सेम प्रोग्राम को बार बार रन कराएंगे तो एक ही .class फाइल को हमेशा वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, हमें बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंटरप्रेटर इसमें क्या कर रहा है कि उसका उल्टा कर रहा है। मीन्स कोई अगर सेम मेथड बार बार आ रही है तो उसको नए तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बहुत डिसएडवांटेज है और ये टाइम और मेमोरी दोनों का वेस्टेज करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो अगला पार्ट आता है वो आता है GIT कंपाइलर। GIT मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो फ्रेंड्स ये जो GIT कंपाइलर है ये क्या करता है, इंटरप्रेटर के अंदर जो भी डिसएडवांटेज थे उन्हें फुलफिल करता है। मीन जैसा कि इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये हर मेथड के लिए नए तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो फ्रेंड्स JVM में इस तरीके को सॉल्व करने के लिए GIT कंपाइलर लगाया है। ये क्या करता है, सिंपली जो भी मेथड बार बार कॉल होती रहती है उन्हें इकट्ठा एक ही बार में कंपाइल कर लेता है बाइट कोड को और उसे इंटरप्रेटर में हेल्प करके एग्जीक्यूट करता है। मीन्स ये सिंपली क्या करता है, इंटरप्रेटर की हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये भी 5 टाइप के कंपोनेंट्स, ये इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सबसे पहला है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, दूसरा है कोड ऑप्टिमाइजर, तीसरा है टारगेट कोड जनरेटर और फोर्थ है प्रोफाइलर। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, तो ये क्या करता है, जो भी इंटरमीडिएट कोड है उसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड आता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजर।
ठीक है। तो कोड ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है उसको ऑप्टिमाइज़ करता है, मीन्स उसकी ऑप्टिमाइजेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, कोड ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा आता है टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, मशीन कोड और नेटिव कोड जनरेट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो भी मशीन कोड और नेटिव कोड रहता है उसे टारगेट कोड के अंदर जनरेट किया जाता है। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट चीज़ आती है प्रोफाइलर। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट इन टाइम कंपाइलर में ये प्रोफाइलर ही होता है। ये क्या करता है, यही ध्यान रखता है कौन सी मेथड बार बार कॉल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी जगह काम चलता है तो आप देख सकते हैं कि एक हम आदमी को खड़ा कर देते हैं कि तू देख ये कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन बार बार एक जैसा काम कर रहा है, तो एक आदमी हमने उसी के लिए खड़ा करके रखा। तो फ्रेंड्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर के अंदर ये जो प्रोफाइलर है, यानी पी छुप गया, सॉरी PH में PRO और फिर इसके आगे फाइलर, ठीक है। तो ये प्रोफाइलर जो है, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोफाइलर है ये क्या करता है कि जो ये ध्यान रखता है कि कौन सी मेथड बार बार कॉल हो रही है, मीन्स अगर सेम मेथड कोई बार बार कॉल हो रही है तो ये उस पर ध्यान रखता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को बताता है। तो फ्रेंड्स वैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, मैं हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम बात करेंगे खोल के। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल बता देता हूँ इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच का डिफरेंस। असल में मैं जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बात कर रहा हूँ ये सिंपली JVM के नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी कंपाइलर की कैटेगरी होती है उसका बता रहा हूँ कि इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंपली हमारे प्रोग्राम यानी जो भी स्टेटमेंट है उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मीन्स आपके अगर प्रोग्राम में 10 लाइन है तो पहले एक लाइन रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई तीसरी लाइन है उसे रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंपली एक एक लाइन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एक ही बार में उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो फ्रेंड्स कंपाइलर जो होता है थोड़ा फास्ट होता है इंटरप्रेटर के मामले में। तो फ्रेंड्स इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर JVM के अंदर यही होते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो आता है गार्बेज कलेक्शन। तो फ्रेंड्स गार्बेज कलेक्शन क्या कर, सिंपली एज अ डस्टबिन काम करता है। मीन्स जावा के अंदर डस्टबिन जैसा गार्बेज कलेक्शन काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में जो भी चीज़ें आपने इनिशियलाइज तो करी लेकिन उसका यूज़ नहीं किया है तो वो इस गार्बेज कलेक्शन के द्वारा कलेक्ट की जाती है। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि अच्छे प्रोग्रामर की निशानी वही होती है कि वो अपने प्रोग्राम को कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट करे, मीन्स जो मेमोरी का वेस्टेज ना करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय चांस आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हो और उसका यूज़ नहीं करते हो पर वो मेमोरी तो लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए JVM के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर है जो क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर वेरिएबल्स या फिर मेथड्स जो हमने क्रिएट जरूर करी है लेकिन उसका यूज़ नहीं किया है तो वो गार्बेज कलेक्टर के अंदर चल जाती है और जिससे हमारी मेमोरी की बचत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था एग्जीक्यूशन इंजन, ही मैंने आपको समझा दिया है इंटरप्रेटर के बारे में, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के बारे में और गार्बेज कलेक्शन के बारे में। एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंपली हमारे बाइट कोड को एक एक लाइन बाय लाइन यानी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। एक स्टेटमेंट रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट रीड एग्जीक्यूट, ऐसे यहाँ जो स्टेटमेंट है उसे लाइन बाय लाइन रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। और उसका जो डिसएडवांटेज था कि वो मल्टीपल मेथड्स के लिए हमेशा नए तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए जस्ट इन टाइम कंपाइलर आया है जो ये चार चीज़ करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, टारगेट कोड को जनरेट करता है, प्रोफाइलर नाम का कंपोनेंट रहता है जो कि ध्यान रखता है कौन सी मेथड आई है और कौन सी मेथड नहीं आई है, मतलब कौन सी मेथड कॉल बार बार हो रही है, कौन सी मेथड कॉल बार बार नहीं हो रही। और लास्ट आता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि जो भी चीज़ें आप अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज तो करते हो लेकिन उसका यूज़ नहीं करते हो, मीन्स कोई भी चीज़ आप अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हो, वेरिएबल्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पहले उनका यूज़ नहीं करते हो तो वो सब गार्बेज कलेक्शन के अंदर चल जाती है। फ्रेंड्स अब जो हमारा आता है ये आता है JNI मीन्स जावा के अंदर जो भी इंटरफेस नेटिव मेथड इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्या रहता है, सिंपली एक ब्रिज जैसा काम करता है। मीन्स एग्जीक्यूशन इंजन और नेटिव मेथड लाइब्रेरी के बीच में ये ब्रिज के जैसा सिंपली काम करता है। मीन्स ये इनको जोड़ने का काम करता है, ये सिंपली एज अ लिंकर काम करता है। ये जो भी एग्जीक्यूशन इंजन में जब भी ज़रूरत होती है नेटिव मेथड की तो वो क्या करता है, नेटिव मेथड इंटरफेस को कॉल करता है और नेटिव मेथड इंटरफेस ये नेटिव मेथड लाइब्रेरी को कॉल करता है। तो फिर इसी तरह इनके बीच में आदान प्रदान मीन्स इनपुट आउटपुट होता है। मीन्स जब भी एग्जीक्यूशन इंजन को कभी भी कोई भी नेटिव मेथड लाइब्रेरी यानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिंपली नेटिव मेथड इंटरफेस के द्वारा वो अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर लेता है। फिर नेटिव मेथड लाइब्रेरी एक डिक्शनरी की जैसी, इसमें सारी नेटिव मेथड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स
ये थी सिंपली जावा का एग्जीक्यूशन इंजन या नेटिव मेथड इंटरफेस एक ग्रिड जैसा काम करता है और नेटिव मेथड लाइब्रेरी को एग्जीक्यूशन इंजन से कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा फाइनल JVM आर्किटेक्चर। ये JVM आर्किटेक्चर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा समझ लिया है पीसेस में। तो फ्रेंड्स जैसे एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आप इसे ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स हमारा जो JVM है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, क्लास लोडर, मेमोरी एरिया और एग्जीक्यूशन इंजन। क्लास लोडर में फ्रेंड्स हमारी जो क्लासेस है वो लोड होती है। लोड भी फ्रेंड्स इसके अंदर 3 प्रकार से होती है, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में फ्रेंड्स बूट स्ट्रैप एक्सटेंशन और एप्लीकेशन अलग अलग टाइप से लोड होती है और लिंक के अंदर वेरीफाई होती है, बाइट कोड, फिर स्टैटिक वेरिएबल प्रिपेयर होता है और उसके बाद फिर सिंबॉलिक रेफरेंस को एक्सचेंज किया जाता है। इनिशियलाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फिर मेथड एरिया के अंदर क्लास लेवल डेटा स्टोर होता है, हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट, अरे और इंस्टेंस वेरिएबल जैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद फिर स्टैक एरिया में बची कुछ चीज़ें जैसे कि लोकल वेरिएबल, उसके बाद फिर पार्शियल रिजल्ट, उसके बाद फिर डेटा जो भी मेथड्स के लिए रहता है वो सब यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद फिर PC रजिस्टर में फ्रेंड्स करेंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोड होता है यानी कि होल्ड होता है और नेटिव मेथड स्टैक में नेटिव मेथड की इंफॉर्मेशन होल्ड होती है। फ्रेंड्स ये दोनों जो रहते हैं मेथड एरिया और हीप एरिया ये थ्रेड सेफ नहीं होते हैं और जो स्टैक एरिया और PC रजिस्टर होते हैं ये थ्रेड सेफ होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये डेटा को शेयर नहीं करते हैं और ये दोनों डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसका जो आ जाता है एग्जीक्यूशन इंजन, इसमें इंटरप्रेटर रहता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर रहता है, गार्बेज कलेक्टर रहता है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को बाइट कोड को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और जस्ट इन टाइम कंपाइलर इसकी हेल्प करता है इसकी डिसएडवांटेज को फुलफिल करने में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेटिव इंटरफेस रहता है वो क्या करता है, नेटिव मेथड लाइब्रेरी और गार्बेज कलेक्शन के बीच में एक लिंक तैयार करता है, एज अ ब्रिज काम करता है, एज अ मतलब पुल के ऐसा काम करता है। और जब भी एग्जीक्यूशन इंजन को नेटिव मेथड लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है तो सारी हेल्प ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है एग्जीक्यूशन इंजन को फ्रेंड्स। और नेटिव मेथड लाइब्रेरीज में नेटिव मेथड की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको JVM का आर्किटेक्चर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अगर बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई या फिर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मुझे ऐसे सपोर्ट और मोटिवेट करते रहना ताकि मैं ऐसे अच्छे कंटेंट की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।